अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर आप सबको। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आप सब मुझे कहते हैं सोहाफजल और पब्लिक इन्हें कहती है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे हरमीत सिंह को लोग कहते हैं प्यारे हरमीत सिंह। सर मैं तो पाजी कहती हूँ, इसलिए सारे ज्यादातर लोग पाजी कहते हैं। पाजी अच्छा। कैसे हैं आप बताएं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। लाहौर से बड़ी सारी खबरें दे दी हमने आपको आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त आज दस्तार कमाल है, पाकिस्तान की रंग की पहनी हुई आपने। सर तो हमारे यहाँ हंगामा बपा है। हंगामा है क्यों बपा, वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ हंगामा बपा है लाहौर में। गवर्नर ने वज़ीर आला को हटा दिया है, पंजाब की काबीना तहलील कर दी गई है, डी नोटिफाई कर दिया है। और परवेज इलाही का कहना है कि मैं इसको नहीं मानते। रात गए तक ये जो गवर्नर हाउस में जो काबीना के लोग थे, मरकजी के राना सनाउल्लाह थे और लोग थे, वो आपस में मुशावरत कर रहे थे क्या किया जाए। कुछ पता नहीं चल रहा था। हम लोगों ने काफ़ी देर तक खबर रखी कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन जो ऑन एंड ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही थी, अताउल्लाह तारा ने जो स्टेटमेंट दिए, कह रहे ताखीर कर रहे थे और वो जानबूझ कर जो कानूनी मारीन है वो कह रहे थे कि ताखीर करो सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली आप वाली बात पाजी जो आप कल कर रहे थे कि अदालत में ही फैसला जाएगा, और ये वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बल्कि वो श्योर थे कि फैसला अल्टीमेटली वही जाएगा। और अदालत में पहुंच गए परवेज इलाही, अदालत में पहुंच गए हम। बिल्कुल ये कानूनी आईनी जंग छिड़ गई है। कल भी हम बात कर रहे थे, हरमीत ने भी बात की कि अदालतों में फैसला होना है, और इस बारे में भी बात की कि अदालतों को इतना भी आप ना बनाएं कि हर काम के लिए आप उन्हीं को तकलीफ दे रहे हो। कुछ काम जो है अपनी असेंबलियों में बैठ के भी कर लें। असेंबली में ये फैसला हो जाता, कुछ हो जाता, अगर एतमाद का वोट ले लेते तो शायद मेरे ख्याल में ये मामला यहाँ तक ना बिगड़ता। बहरहाल काफ़ी मामला बिगड़ा हुआ है। और हरमीत उसके असरात जो पड़ रहे हैं वो मुल्क की, कल भी हमने इशारा किया था कि मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। 6.11 अरब डॉलर टोटल हमारे ज़र मुबादला के रह गए हैं, जो बहुत ही कम है। और इनमें से कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का अपना है। तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं, आलमी इदारे, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग और गिरा दी है। पहले B- थी, अब वो CCC कर दी है और गिरा दी है, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान को आगे कर्जे लेने हो या मुल्कों से मदद लेनी हो, उसमें काफ़ी रुकावट पेश आएगी। तो कल भी जो हमने बात की थी, स्टेट बैंक ने जो मईशत के बारे में कल पेशीन गोई की है अगले आने वाले साल में, उसके बारे में कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। तो हरमीत मतलब परेशानी है उधर इस्लामाबाद में। क्या कुछ रऊफ साहब आप देखें ना कि एक बहुत बड़ा सूबा जिस जहां पे जिस किस्म की सूरत हाल है, वहां पे जिस किस्म के हालात है, फिर दूसरी जानिब सबसे बड़ा मसला जो है वो है टेररिज्म का। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बनू में आपने देखा कि 4-5 दिन से ऑपरेशन चलता रहा, जिस तरह पूरे अमले को यरगमाल बनाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम थे वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठने के बजाय वो पंजाब में ज़मान पार्क में बैठे आपको नजर आए। तो ये जो सूरत हाल है, ये दोनों तरफ से अगर हम देखें, बैरूनी और अंदरूनी मामला जो एक तरफ मईशत का बुरा हाल है, तो दूसरी जानिब जो है बैरूनी खतरात वो भी आप पे बढ़ रहे हैं। बयानात को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में वजीर खारजा जो हमारे हैं उस पर 2 करोड़ रुपए का जो है इनाम लगा है। वहाँ के इंतहा पसंद जो RSS के गुंडे हैं उन्होंने ये इनाम जो है वो किया है, एक अनाउंसमेंट की है, और वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ और बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ जो है वो भी वहाँ पे एहतजाजों का सिलसिला अभी तक जारी, और मीडिया का रुख भी पाकिस्तान की तरफ है। तो दूसरी जानब ये सूरत हाल अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई अच्छी खबरें जो है वो नहीं आ रही हैं। इस सूरत हाल में अगर हम वफाक को देखें, रऊफ साहब मुख्तलिफ किस्म के बिल्स आ रहे हैं। इस्लामाबाद में एक तरफ इलेक्शन होना था, बल्दियाती इलेक्शन, तो कल उस इलेक्शन से भी भागने में जब पार्लियामेंट हम गए थे तो वहाँ पे कुछ बिल थे, उसमें ये बिल भी शामिल था कि किसी न किसी तरीके से इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको डिले किया जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त वफाक में भी ये हालात हैं कि वो भी अवाम की अदालत में जाने के बजाय मामला सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। और अब पंजाब की सूरत हाल आप ये देखें कि पाकिस्तान के एक सबसे बड़ा सूबा मुतासिर हुआ है। जी परवेज इलाही, हमने जैसे कहा अदालत में पहुंच गए हुए, वो जाएंगे, मतलब आज बात करेंगे। उन्होंने कहा था मैं नोटिफिकेशन को, इस डी नोटिफिकेशन को नहीं मानता कि काबीना तहलील हो गई और परवेज इलाही जो है वो वज़ीर आला नहीं रहे। हमने आपको शुरू में आज खबर दी थी जो बताया था कि परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख साहब अदालत में मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में। इनसे क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? इदरीस अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप लाहौर हाई कोर्ट में हैं जहां तक हमें ख्याल है। जी 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 बिल्कुल, मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद। अच्छा, तो कोई इस हवाले से खबर आपके पास हो? डी नोटिफाई कर दिया गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को। अब आगे की सूरत हाल क्या लगती है? वहां पे कोई आए हुए परवेज इलाही और बाकी लोग? परवेज इलाही तो अभी लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, लेकिन उनके वकला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में है। और इसके बारे में ये बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने डी नोटिफाई करने का जो इल्जाम है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर की गई है चौधरी परवेज इलाही की जानिब से, उसमें जो है गवर्नर, इसके साथ साथ जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली को फरीक बनाया गया है। ये चैलेंज किया गया है और इस सिलसिले में जो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है परवेज इलाही की जानिब से, उसमें ये मौका भी इख्तियार किया गया है परवेज इलाही की जानिब से। तो ये वाज़ेह तौर पर कहना है कि जो डी नोटिफाई करने का इक़दाम है वो गैर कानूनी है। गवर्नर जो है वो एतमाद के वोट का लिख ही नहीं सकते वज़ीर आला को। अच्छा, लेकिन अगर आपकी बात हुई हो मुख्तलिफ वकला से, क्योंकि कल जो बातें चलती रही हैं उसके ऊपर भी डिवाइडेड थी ओपिनियन। कुछ लोग कह रहे थे गवर्नर ने बिल्कुल ठीक किया है, परवेज इलाही को चाहिए था लिखने के बाद असेंबली का सेशन अगर चल भी रहा था तो उसमें वो टाइम लेके अपने आप को वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। इस हवाले से भी दूसरे ये भी बताइए कि जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है वो अब्दुल्ला सुंबल, जिनको भी 2 दिन पहले ही चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था, उनकी तरफ से भी आ गया, उन्होंने भी वो लेटर लिख दिया परवेज इलाही को। तो क्या अब्दुल्ला सुंबल के ऊपर भी असर पड़ा है? उन्होंने फौरी तौर पे इसके अमल किया है मरकजी हुकूमत का? देखिए, ये जो आपका सवाल है इसमें कोई 3-4 हिस्से होंगे इसके जवाब के। पहली बात तो ये है कि वकला की भी अपनी पाबंदी हो रही है सियासी जमातों के साथ। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम से जो मुस्लिम लीग वकला है उनका ये कहना था कि गवर्नर अगर ये इक़दाम जा रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि तहरीक इंसाफ काफ लीग के जो वकला हैं उनकी राय जो है वो इसके बरक्स थी। और इसके बारे में जैसे अभी आपने बड़ी अहम बात की है चीफ सेक्रेटरी पंजाब की, और इसके साथ साथ आईजी पंजाब की भी तैनाती जो है गुज़िश्ता से जो रात हो चुकी थी, तो ये मुस्तकिल तैनातियां होगी दोनों, क्योंकि काफली की हुकूमत आने के बाद कामरान अली अफजल जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे और इसके साथ साथ जो आईजी पंजाब थे फैसल शाहकार, दोनों ने वफाकी हुकूमत को मरासले लिखे थे और उन्होंने आगाह किया गया था वफाकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट विजन को कि वो पंजाब में काम नहीं कर सकते। इस सिलसिले में जाहिर तौर पर जो है आईजी पंजाब का जो चार्ज था 3 एडिशनल आईजी के रैंक के अफसरान को दिया गया वक्तन फौक्तन। जबकि जब हम बात करते हैं इंतजामिया की, जो पूरे पंजाब की इंतजामिया है, तो कामरान अली अफजल ने भी वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद जो है काम से माजरत की थी। उन्होंने वफाक को कहा था कि उनको रिलीज किया जाए, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया और वो छुट्टियों पर चले गए। उसके बाद चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब, ये वो महकमा है जो कि पूरे पंजाब के तमाम तर तरक्याती सफर को देखता है, तरक्याती फंड्स को देखता है, तरक्याती बजट को देखता है, तमाम तर जो तरक्याती मंसूबे होते हैं उनकी तजावीज को भिजवाई जाती है। तो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब अब्दुल्ला खान संबल को दिया गया था चार्ज चीफ सेक्रेटरी पंजाब का। अब अब्दुल्ला खान संबल जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब, दोनों जो ओहदे हैं उनसे वो काम करते रहे। और जब हम गुज़िश्ता रोज ही की बात करें तो गुज़िश्ता रोज है जब ये हटाया गया, जब ये मुश्किल तैनाती की गई अब्दुल्ला खान संबल की चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तौर पर, तो उसके बाद जो है चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का उनसे जो है वो ओहदा ले लिया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज ही एक बहुत अहम तरीन काम यह हुआ कि जब आईजी पंजाब की तस्लीम हुई उसके बाद जो है एक दिन के लिए जो लुक आफ्टर चार्ज दिया गया था गुलाम रसूल जाहिद को, उनसे आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन का भी इजाफी चार्ज ले लिया गया। SNGAD रिपोर्ट देने की हिदायत की गई। एडिशनल आईजी जो जनूबी पंजाब थे एहसान सादिक, उनको भी OSD कर दिया गया। एडिशनल आईजी लेफ्टिनेंट फानास मोहम्मद फारूक नजर, उनको भी OSD कर दिया गया। तो ये एडिशनल आईजी रैंक के अफसरान थे जिसको जो है वो OSD कर दिया गया। उनसे जो ओहदे थे वो उनसे जो उनकी पोस्टिंग थी वो वापिस ले ली गई। इसके साथ ही गुज़िश्ता रोज हम देखते हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जब ओहदा मिल जाता है अब्दुल्ला खान संबल को, उसके बाद सेक्रेटरी खजाना भी तब्दील कर दिए गए। वासिफ खुर्शीद थे, उनको अब्दुल्ला खान संबल जो कि 2 ओहदों से जो है वो मुस्तफीद हो रहे थे, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड वासिफ खुर्शीद को लगा दिया गया। जबकि इसके साथ साथ ये चार्ज वापस ले लिया गया। मुजाहिद शेरदिल को सेक्रेटरी खजाना बना दिया गया। सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग अहमद मुस्तजाब को सेक्रेटरी
BMW, इसके साथ साथ हम देखते हैं स्पोर्ट्स मोड और दीगर भी जो है गुज़िश्ता रोज़ी तब्दीलियां की गई थी। बड़े पैमाने पे आप बता रहे हो कि शफलिंग हुई है, बड़े पैमाने पे आप बता रहे हो शफलिंग हुई है। हरमीत, आपका सवाल को इस हवाले से डी नोटिफाई करने के हवाले से। जी इदरीस साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ खबरें हैं इस वक्त। ये जो मामला आया है पंजाब में, परवेज़ इलाही साहब जो है अदालत, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि वकील उनके वकला जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि रिलीफ जो है वज़ीर आला को कितना जल्द मिल सकता है, और क्या वज़ीर आला के चांसेस कितने हैं उनको? जो जाहिर बात है कि उन्होंने जो सोचा और जिस तरह PTI की हिकमत अमली थी और वज़ीर आला की थी कि अगर मामला अदालत की तरफ जाएगा तो वहां से रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे परवेज़ इलाही साहब को। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? शुक्रिया हरवीर साहब, आपको जर्नलिस्ट हैं, आप इन मामला को देखते हैं। अभी सिलसिले में रिलीफ है उसके बारे में तो राय हम नहीं दे सकते, वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो होगा वो अदालत फैसला करेगी। लेकिन ये गुज़िश्ता 4-5 रोज से यही जो है वो बातें चल रही थी कि ये जो मामला गवर्नर एक तरफ अपने आप को बजानी समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्पीकर भी कहते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। और स्पीकर जिनका ताल्लुक जो है वो हुक्मरान जमात के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है, और साबिक वजीर भी रहे, और उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से जहाँ से इमरान खान ने इलेक्शन जीता था, मियां वाली से उनका ताल्लुक है। तो दोनों जो हल्के हैं, जो दोनों फरीक हैं, वो अपने आप को दुरुस्त करार देते रहे। तो ये तो बात तय थी गुज़िश्ता 3 से 4 रोज के इस सिलसिले में हतमी फैसला तो अदालत में ही किया जाएगा। दोनों फरीक अपने अपने जो कानूनी इख्तियारात है उसके हवाले से अदालत वाले जो करेंगे। तो लेकिन इस सिलसिले में हर दो फरीक जो है वो दूसरे फरीक की किसी हतमी जो है इक़दाम का इंतजार करने से, जो कि गुज़िश्ता रात को ये इंतजार खत्म हो गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, जब ये नोटिफाई करने का कहा गया। 25 सेक्रेटरी पंजाब ने भी जो है वो नोटिफिकेशन का जो है वो जारी कर दिया, रुकावट चार्ज दी और काबीना तहलील कर दी। तो उसके बाद अब ये मामला जो है ये मुकम्मल तौर पर एक अदालती मामला हो गया। और आज इसलिए अच्छा, ये बताएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कानूनी और आईनी जंग है जो छिड़ गई, और काफी अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह से इसको सेटल डाउन करना है। बट ऑल दो कल डी नोटिफाई करने के बाद हमने मुजाहिरीन का मुजाहरा भी देखा। आपको पता है PTI सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने रिएक्ट किया। आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से? हमें लाइन कट गई है। चलो खैर, कल का जो हमने सिनेरियो देखा उसमें जो सवाल मैं इनसे करी थी वो यही था कि मुजाहिरीन ऑब्वियसली मुजाहिरा तो फौरी हो जाता है ना, मतलब किसी भी मामले में मुजाहिरा तो फौरी हो जाता है। तो कल हमने गवर्नर हाउस के बाहर भी इस तरह के रिएक्शन देखे हैं। पता नहीं हाई कोर्ट के बाहर की क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है इस हवाले से, तो हम इस पर बात भी करेंगे। और अभी थोड़ी देर में हमने उसके ऊपर पूरा सेगमेंट करना है। सर एक शेर आ रहा है मुझे जी, करंट सिचुएशन पे भी आ रहा है और जो अगला हमारा सेगमेंट है उस पे भी आ रहा है, उस पे भी आ रहा है। हाँ, आज हमने जिस चीज पे बारे में बात करनी है, शेर पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। सर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे याद आ रहा है, कुर्सी हो या इक्तदार हो, जो ना मिल सके वही बेवफा। वाह नूरजहां, जो ना मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। सर वो कुर्सी हो, इक्तदार हो या इंसान हो, मैडम नूरजहां की हम बात कर रहे हैं। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बहुत एक बड़ी तादाद में, सर बच्चे तो मैं तो देखती हूँ आजकल के यंगस्टर्स भी उनके उतने ही बड़े फैन हैं जितने मेरे वालिदैन, मतलब हमारे वालिदैन में से लोग हैं। कमाल यही है नूरजहां का कि जो इतनी सुरीली थी वो कि जिसकी कोई हद नहीं। मुश्किल तरीन धुनें इतने आसानी से वो गा लेती थी। और मतलब बड़े बड़े मौसीकार हमारे ख्वाजा खुर्शीद अनवर हो गए, मास्टर अब्दुल्ला हो गए, जो मुश्किल धुनें क्लासिकल टच दे के उनमें बनाते थे। तो नूरजहां के लिए कोई मुश्किल ही नहीं था। और जितना अरसा वो मौसर रही हैं, गाती रही हैं फिल्मों के लिए, या फिल्में हमारी बेहतर रही हैं, नूरजहां के अलावा कोई सिंगर नहीं होता था। आप अभी भी अगर जो हीर रांझा है उसके गाने उठा के देख लें, जो सुन वंजली दी मिठड़ी तान मैं तो हो गई कुर्बान। क्या बात है सर, क्या बात है ना? सर यही नहीं, आप ये देखिए कि हम कितना उनका बड़ा किरदार है लोगों को बूस्ट अप करने में, पेट्रियोटिज्म में। अगर हम पेट्रियोटिक होने की बात करें तो जो उनके हमने तराने सुने और जो उनके हमने गाने सुने, उसको सुन के आज भी आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। मेरे ढोल से पाइया तेनू रब दियां रखा, वो मशहूर उनका जो तराना है। पूरी 65 की जंग में नूरजहां बिल्कुल क्या किरदार रहा है। मतलब एक से एक बढ़ के तराना उनका सामने आता था और खून को गरमाता था। लेकिन उसके साथ जैसे फिल्म में हमने कहा, नूरजहां ने एज चाइल्ड एक्ट स्टार के तौर के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया था। और नाम उनका अल्लाह वसाई था, अल्लाह वसाई नाम था। बाद में उनका नाम कसूर के करीब एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई थी, वो छोटे से गांव में। मैं कहती हूँ, आपको पता है मेरे वालिद साहब बाकायदा, मैंने देखा कि इनकी वफात जब हुई थी ना, तो वो समेत उनके जितने फैंस थे सर, वो बाकायदा रोए थे।
इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी आपको पता है कि किस तरह से उन्हें सराहा जाता है। और जो उन्होंने गाया, जो आप बात करें जिस स्मूथ तरीके से वो गा लेती थी ना किसी से मुश्किल चीज को, उनकी तारीफ तो सर किसने नहीं की। मैं एक गाना उनका है नूरजहां का, मैं जब भी सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ना सागर रोए लहरे शोर मचाए याद पिया की आए। आपने सुनाया था मुझे शो से पहले सर जिक्र कर रहे थे इसका। सागर रोए लहरे शोर मचाए याद पिया की आए। जिस तरह से सागर के रोए लहरे शोर मचाए, शोर मचाने का और याद पिया की जो अदायगी थी, तो गायकी में हमेशा हैं उनके साथ जब उठना बैठना भी होता है तो वो भी ये गुफ्तगू जब मैडम के हवाले से करते हैं या रेडियो पाकिस्तान का मैं जिक्र करूं, वहां पे मैंने काम किया है तो इनके हवाले से बड़ा पॉजिटिव, चाहे वहां पे जिस ओहदे पे लोग विराजमान हैं, जहां जहां लोग काम करें, लेकिन मैडम जिस से मिलती थी बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, और कहीं ना कहीं उनको मुख्तलिफ कैरेक्टर के नाम भी उनको दे देती थी। और इस तरह एक फोटोग्राफर है वो बड़ा जिक्र रेडियो पाकिस्तान में, अब तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो अक्सर मैडम के बारे में बड़ी मुख्तलिफ ऐसी बातें करते आते थे कि जब भी इनकी बरसी थी या किस्म का कोई सेगमेंट होता था तो उनको हम अक्सर बुलाया करते। तो रऊफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ आप इस लेवल तक पहुंच जाएं कि पूरी दुनिया में आपके मदाह हो, पाकिस्तान समेत और खासकर भारत में आपने जिक्र किया तो लता मंगेशकर का जिक्र लाजमी आता है कि वो इसको जो है वो बारहा ये बात करती है कि नूर जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये चीज एक मुनफरिद चीज थी, खूबसूरती उनकी जो थी, आवाज के साथ उसको भी चार चांद चीजों को लगा लेती। चीज का जिक्र सर आप कर रहे थे ना कि छोटी उम्र से अदाकारी का उन्होंने शौक लिया और फिर शुरू किया, उन्होंने अपना जो डेब्यू है वो इस तरह से दिया। सर उनकी पर्सनालिटी ऑरा कितना अच्छा है, मतलब आज भी लोग उनकी साड़ी का स्टाइल, उनकी ये बकेट का स्टाइल, उनके मेकअप का स्टाइल, उनके जूड़े का स्टाइल, मतलब खवातीन में आज भी उतना ही ज्यादा मकबूल है। तो जो उनका पर्सनालिटी ऑरा है वो बहुत जबरदस्त। कमाल ये था कि नूरजहां ने जब फिल्म छोड़ी तो उसके बाद टेलीविजन पे जब वो आई हैं तो उन्होंने अपने आप को एक नए रूप में मतलब जैसे आप कह रहे हैं जिस तरह से किया है, गजल की गायकी उन्होंने की है। और जो आप सुना रही थी शुरू में ही वो गजल की गायकी है उनकी, जिसको उन्होंने अरूज तक पहुंचाया। लता के बारे में हरमीत अभी बात कर रहे थे, लता हमेशा नूरजहां को दीदी कहती थी, दीदी। और ये हमारे बहुत से लोग जो है, नजम सेठी साहब की बेगम जुगनू मोहसिन वो बताती हैं कि एक दफ़ा नूरजहां के साथ वो हिंदुस्तान गए हुए थे। जब ये गई एक दफ़ा दौरे पे तो जब लिफ्ट से बाहर निकले हैं तो लिफ्ट के बाहर एक गठड़ी सी पड़ी हुई थी। अच्छा। तो वो बड़ा हैरान हुए कि ये गठड़ी क्या है। तो जब गौर किया तो लता बिल्कुल पैरों में झुकी हुई थी नूरजहां के, और दीदी दीदी कह के गले से लग गई। नूरजहां ने जब उठाया, इतनी इज्जत थी भारत, मतलब जिसका जिक्र जितना भी करें उतना कम है। बहरहाल 22वीं बरसी है, मदाहों में आज भी जिंदा है। हमने कुछ गाने भी आपको सुनवाए। अब चलते जरा अमजद साबरी की सालगिरह, एक और बड़ा स्टार पाकिस्तान का जो आज 52 बरस के होते, अगर वो जिंदा होते, बदकिस्मती से उनको एक शकीउल कल्ब ने गोली मार के हलाक कर दिया था ऐन जवानी में। और अमजद साबरी भी बड़ा ही कमाल, एक खानदान उनका जो था हाजी मकबूल साबरी, और उनके साथ उनके वालिद जो है कवाली में उन्होंने बड़ा नाम कमाया था। एक से एक बढ़ के कवाली उनकी भी जो है वो लोगों को याद है, इनके वालिद की, इनके चचा की। और छोटी उम्र से सर, बहुत छोटी उम्र से 8 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया। और अगर आप कव्वाल फैमिली की बात करें तो आपको पता है कि वहाँ के बच्चे जो हैं, और सर उनके अखलाकियात की, मतलब लास्ट टाइम तो हम जब बात कर रहे थे तो वो हमारी आई थिंक माया से बात हो रही थी इसी टॉपिक पे ना, इसी हमने उनके आई थिंक डेथ एनिवर्सरी जो है हम उसको कह रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो उनकी वो जो है ना, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, हाँ, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अच्छा, अमजद साबरी को हम याद कर रहे थे। अभी तो ये एक ही हमने का इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जो अपने वालिद की, चचा की गाई कवालियाँ, इनको इन्होंने बेकमाल अंदाज में, ज़बरदस्त अंदाज में ट्रिब्यूट भी है और उनकी याद ताज़ा करने की बात भी है। मुझे काफ़ी मौका मिला सामने बैठ के सुनने का अमजद फरीद साबरी को। जिस ज़माने में जियो के नए नए दिन थे तो उस वक्त जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे या फंक्शन होते थे, उस पर अमजद साबरी को ज़रूर बुलाया जाता था। और
एनर्जी थी बहुत ज्यादा, एक बड़ी समा एनर्जी बांध थी देते थे सर, समा टीवी पे समा बांध देते थे। आप तो लाइव परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना, अगर हम टीवी की बात करें तो आप सोचिए कि रमजान में ट्रांसमिशन में जब उनको बुलाया करते थे तो जो सुनता था टीवी स्क्रीन के थ्रू वो रोता था और ज़ारो कतार रोता था। और मैं अखलाकियात की बात कर रही थी, उनके अखलाक की बात कर रही थी सर, उनके कोलीग्स, उनके वर्क सर्कल, उनके सेट, उनके क्रू, उनसे बात करें तो आज भी वो कहते हैं कि उनका अखलाक तो सबसे बालातर था, कि वो इतने प्यार से मिलते थे और इतने हसीन अंदाज से मिलते थे कि अगले बंदे के दुख सुख में हमेशा वो खड़े रहे हैं। वो कोई छोटा हो, कोई आम ले मैन हो, कोई आपके कुलीग हो, दोस्त हो, यार हो, मोहब्बत से प्यार से जिंदगी गुजारी है, लेकिन बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। ठीक है, हम जरा अपना रनडाउन भी डिस्कस कर लें आज हमने क्या क्या कुछ करना है। तो सर बेसिकली अब चलते हैं अपने हम टॉप स्टोरीज की तरफ, और टॉप स्टे हमने आपको सबसे पहले यही बताना है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि डीनोटिफिकेशन के बाद अब जो है वो अदालत जाने का रुख किया जा रहा है। लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, पीटीआई सपोर्टर्स, या फिर अगर हम जमातों की बात करें, जमातों की लीडरान की बात करें, तो ऑन एंड ऑफ जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही है, लेकिन रिएक्शन जो है वो अभी भी आना बाकी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम फिश फार्मिंग को भी थोड़ा सा आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सीजन है और सीजनल जो ये पीक होती है हमेशा, लेकिन इस दफा जो है वो जहां पर हर चीज मुतासर हो रही है, महंगाई की बात करते हैं, हम स्टेट बैंक की बात करते हैं, पॉलिटिकल जो भी हाइलाइट्स है उसकी बात करते हैं, तो एट द सेम प्लेस इस वक्त खाने पीने की अशिया, खुरोनोश की हम बात करें या फिश फार्मिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो ये फील्ड भी बुरी तरह मुतासर है और सब चीख रहे हैं इस फील्ड से मुंसलिक लोग जो हैं। लेकिन एट द सेम प्लेस इस तरह के स्ट्रेसफुल माहौल में कोई एक मुश्किल, कोई एक हॉबी आपकी होनी चाहिए सर जो आपको माइंडफुल रखे, जो थोड़ा आपको इन चीजों से निकाल दे। आजकल सर मैं समझती हूँ बच्चे से लेकर बड़ा दे आर ग्लूड टू टीवी स्क्रीन। आपको पॉलिटिकल मतलब इतना लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि बच्चा पूछता है क्या हुआ है पॉलिटिक्स में, अब क्या नई अपडेट है, अब क्या नई अपडेट है। तो इस तरह में हॉबी जो है ना वो होनी बहुत जरूरी है। गार्डनिंग की हम बात करेंगे, किस तरह से गार्डनिंग एक ऐसा मशगला है जो कि आपको काफी माइंडफुल रख सकता है, फ्रेश रख सकता है और काफी आप उसमें इंडल्ज होके बाकी चीजों को भूल जाते हैं एटलीस्ट। इसके बारे में बात करेंगे। मौसम के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे सर। मौसम के बारे में प्रेडिक्शन ये है, बैड न्यूज कि बारिशें बहुत कम होंगी इस दफा। हाँ, बारिश का पहले भी मतलब हालात जो है खराब ही रहे हैं, काफी लंबा स्पेल आ गया है जिसकी वजह से खुशहाली सी है, बीमारियां बहुत फैल रही हैं, बीमारियां बहुत है। उसके अलावा गंदम की बुवाई जो हुई है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है फसलों के लिए इन दिनों में बारिश होना। ये बारिश तो एक तरह का सोना होती है, मतलब जो सोने को और ज्यादा सोना जो है जमीन का उसको और ज्यादा वो कर देती है, खूबसूरत बनाती है या बड़ी फसल आती है, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रेडिक्शन फिलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से यही की जा रही है कि बारिशें कंपैरेटिवली पिछले कई सालों की निस्बत बहुत कम होंगी, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑल्दो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बताएंगे कि सर हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारियां बहुत जोरों शोर से जारी हैं और कायद आज़म की बरसी भी है, एट द सेम डे कायद आज़म का यौम पैदाइश है। यौम पैदाइश है। बच्चों से आप ये पूछेंगे ना हमेशा दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, लेकिन यौम पैदाइश है और जो कि क्रिसमस है एट द सेम डे। नवाज शरीफ का भी यौम पैदाइश है वैसा, ना करें 25 तारीख को। हाँ। तीनों इवेंट्स एक साथ मना लेंगे, पर संडे भी है, संडे भी मना लेंगे सर साथ ही। लेकिन चले ये अब क्रिसमस के बारे में आपको हमने आज डिस्कस करना है कि क्रिसमस ट्री तो आप हर जगह देखते हैं, वो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री होता है जिसको सजाते हैं, डेकोर करते हैं, सेंटा क्लॉज की बहुत बात की जाती है, लेकिन इसके पीछे स्टोरी क्या है, वो ट्री किससे एफिलिएट है, वो ट्री किस चीज की निशानदेही करता है, उसको क्यों सजाया जाता है। स्नोबर का दरख्त है सर जो बेसिकली ना, तो इसके पीछे स्टोरी क्या है वो हम आपको आज बताएंगे। मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्रिसमस ट्री का तो पता, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता। तो आज हम डेली डोज की तरफ चलते हैं, कुछ खबरें हमारे पास हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। फ्राइडे डेली डोज की तरफ चलते हैं और इसका भी जिक्र किया जैसे, हाँ क्रिसमस का तो हमने जिक्र किया। तो ये साहब जो हैं इन्होंने अमेरिकी साहब हैं अपनी दाढ़ी में 740 बॉल लगा के इन्होंने उसको सजाया है जो बिल्कुल खुद क्रिसमस ट्री बन गया। दाढ़ी को क्रिसमस ट्री बना दिया ना लोग, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। व्हाइट कलर की दाढ़ी हो, फिर आप उसको क्रिसमस ट्री बना दे पूरा, और फिर उसका वजन कितना होगा पाजी, आप देखिए रिकॉर्ड बनाना कोई आसान काम नहीं होता। 700 खातून थी जिसने बालों से ही क्रिसमस ट्री बनाया था और आप दाढ़ी से, आपकी बात दुरुस्त है कि शौक का कोई वो नहीं है, वैसे भी किसी किसी तरीके से कोई ना कोई अकीदे के तौर पर भी ये मामलात कर लेते हैं। हाँ, ये देखो आप छोटे से उसने लगा के ना पूरी दाढ़ी को डेकोरेट कर लिया। ये लोग अमूमन क्रिसमस ट्री बनाते हैं इस तरह से, जैसे हम बात कर रहे थे। ये देखिए सर पूरा हो गया, मतलब 740
उसमें लगाएं, और खुद ही लगा रहा है, ये नहीं कि किसी की हेल्प मदद भी ले रहा है। रहा और हो। सर रिकॉर्ड बनाया है उसने, और आप ये देखिए हाँ। कि वो उसकी प्लानिंग बड़ी देर से कर रहा होगा, मतलब थ्रू आउट ईयर उन्हें दाढ़ी बढ़ाई होगी, पहले वो दाढ़ी यहाँ तक होगी तो उसके मतलब इतने 710 बॉल्स अगर उसके अंदर फिट कर रहा है वो, तो दाढ़ी ऑब्वियसली बड़ी होगी। बट ऑल दो को 340 होते तो मैं और हरमीत भी कोशिश करते आधे आधे होते, क्योंकि हमारी दाढ़ियां इतनी लंबी नहीं है। आप लोग लंबी होने नहीं देते खैर, लेकिन उसने लंबी की है, उसने बड़ी मेहनत की है इस चीज पे, और इसमें अब क्रिसमस को उसने अपनी तरीके से मोहब्बत का इजहार किया है। आगे बढ़ते हरमीत, हैं हम भी अपनी किसी दिन मोहब्बत का इजहार करके देखें कितने कितने बॉल लग सकते सर। हैं मैं तो हमारी आप दोनों दाढ़ियों से में। कहती हूँ कि रिकॉर्ड बनाना इतना आसान है। सर ट्राई जरूर है, नहीं पाजी, मैं तो आपसे ट्राई कहती करना हूँ चाहिए। जो जो रिकॉर्ड हम बता देते हैं ना, शर्ट्स प्रेस करने का, शर्ट्स हैंग करने का, शर्ट्स तय लगाने का, कोई एक आधा रिकॉर्ड हम भी मिलके बना ही लेते हैं, रिकॉर्ड दे रहे कि अपनी खबर ही अपने शो में दे देंगे। ठीक है जी, अगले चलते हैं जी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की की तस्वीर फोटो। वाले करेंसी के नोट, उनका डिजाइन मंजर आम पर आ गया है। ये उनकी रिवायत है, जब भी बादशाह बदलती है, पहले मलिका थी तो मलिका के नाम के तस्वीर के करेंसी नोट सामने आ जाते हैं। अब प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो alive किंग है। चार्ल्स बन चुके हैं, और किंग चार्ल्स के ये 5 रुपए का नोट पहले आ गया है। इसके बाद 20 रुपए का 20 पाउंड का 5 रादर, नोट्स जारी किए सर, 5 5 पाउंड, 20 पाउंड, 10 पाउंड और 50 पाउंड के नोट जो हैं ये भी 2024 तक गर्दिश में आ जाएंगे। और सर सिक्के भी। फिलहाल ये कहा जा रहा है सिक्के तो आ गए हैं, सिक्के तो आ गए हैं, कॉइन जो है वो बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। तो ये करेंसी नोट है, इसके साथ कुछ अर्सा मलिका की तस्वीर वाले करेंसी नोट भी चलते चले जाएंगे, क्योंकि वो सर्कल में एक चीज उसको टाइम लगता है एक्सक्लूड होने में, हाँ। आपको पता है वो। लेकिन अब ये जो हमने आपको दिखाया है, बेसिकली वहाँ की जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने 5, 10, 20 और 50 के पाउंड्स के जो ये नोट है वो जारी कर दिए हैं, और वो कह रहे हैं अभी सर्कुलेट जो करेंगे वो दोनों नोट करेंगे, और जो सिक्के हैं वो तो बड़ी तादाद में आम आवाम के इस्तेमाल के लिए जो है ना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं हर जगह, ताकि वो जो है वो सर्कल में आ जाए और ये सर्कल जो है उसको हम मजीद आगे बढ़ा सके। रिवायत है, चेंज की है उन्होंने, और जब भी ये होता है ऐसा कि डेथ हो जाती है तो जो अभी करंट प्रिंस होता है उसकी ही फोटो होनी चाहिए नोट्स पर, तो ये उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी बताते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सर माइनक्राफ्ट पर अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको पूरा तैयार कर लिया, और उसने कहा है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कारआमद चीज़ है कि उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली हर एक कॉर्नर का पता चलेगा कि कहाँ पे क्लास है, कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ लैब है, कहाँ आपका कैफेटेरिया है, कहाँ आपका ग्राउंड है, कहाँ आपका प्ले एरिया है, कहाँ ऑडिटोरियम है। ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने ये माइनक्राफ्ट सर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नॉर्मली आपको पता है डिजाइन जो होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं या जो इस तरह की डिजिटलाइज चीजों को ज्यादा करना पसंद करते हैं, और 3D अंदाज में 3D है, घूम के पूरे जबरदस्त तरीके 360 के एंगल से पूरा। हाँ, पूरे घूम के हर कैंपस का एक एक एरिया। आम आदमी के लिए शायद ये हो कि कैंपस जो हैं वो पता नहीं कितने बड़े होते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताऊं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी जहां मैं पढ़ता था वहां 30,000 स्टूडेंट्स थे और बहुत बड़ा कैंपस था। और हकीकत में वाकई शुरू में बंदा परेशान हो जाता है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, लाइब्रेरी किधर है। हम जो नए गए होते हैं हमारे लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो होता ही है, लेकिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ एक छोटा सा नक्शा भी हमें बना के दे दिया जाता है। तो ये बच्चे ने ये काम जो सर अंजाम दिया है, और अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी छोटी है, जो बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हो गई या मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड जहाँ पे 1.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कैंपस और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इससे जो बनाया वो इसी हवाले से बड़ा शानदार है कि लोगों को पता चल रहा है अपनी आसानी के लिए, और बाहर बैठे भी लोग कितना अट्रैक्ट होते होंगे। मतलब पोर्टेबल देखिए चीज़ है ना, वो नक्शा देखें, आपको अगर दिया तो वो आप ऐसी चीज़ है कि यू हैव टू कैरी इन योर हैंड्स ना। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये स्टूडेंट है जिसने ये कारनामा किया, और किया खासतौर पर वो यही कह रहा है कि नए आने वाले स्टूडेंट्स को गाइडलाइन देने के लिए कि यू कैन हैव दिस माइनक्राफ्ट ऑन योर फोन, और आप फोन पे उस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है, और करंटली आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस के किस हिस्से में खड़े हुए हैं। तो सर इट्स अ काइंड ऑफ नेविगेशन, अ डायरेक्शन, जिसको काफी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास, जॉयलैंड ऑस्कर के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था पहले, और अब वो शॉर्ट लिस्ट हो गई है। लेकिन मुझे अफसोस है, सैकड़ों की तादाद में फिल्में होती हैं जिनमें से जो शॉर्ट लिस्ट होती हैं, ये पहली फिल्म है पाकिस्तान की जो शॉर्ट लिस्ट हुई है। हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी जॉयलैंड, कई इलाकों में इसको सेंसर से क्लियरेंस के बावजूद इजाजत नहीं मिली, इस बात का बड़ा अफसोस रिलीज की। जी
इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि एक ऐसी चीज जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हर प्लेटफॉर्म पर पाजी उसको पजीराई मिल रही है, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी इस चीज के फेवर हैं, लेकिन हमारे सेंसर बोर्ड ने इस चीज को ऐसा रिवर्स किया है, पहले इजाजत दी फिर रिवर्स कर लिया, फिर इजाजत दी फिर रिवर्स कर लिया। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। लेकिन अगर आप बाकी लोगों की बात करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की, सर कान फेस्टिवल में देखें आप, उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, वहां पर उनकी स्क्रीनिंग हुई। अब ऑस्कर अवार्ड के लिए देखें, पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है। असल में प्रॉब्लम क्या है सोहा, हम उस चीज को उस तरह देखते नहीं है, हमें मालूमात नहीं होती, चीज हमारे सामने नहीं होती। और उससे पहले ही आप देखें ना, मुश्ताक सेनेटर जो मुश्ताक है, उससे जब हमने सवाल, उसको खुद पता नहीं था, फिल्म ना उसने देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जाके सेनेट में आवाज बुलंद कर दी। और फिर आपको पता है कि जब इस्लामी के जो लोग हैं वो भी एक्टिव हो गए, तो इस किस्म के जो मुख्तलिफ फिर कुछ राइटर्स जो हैं उनके अपने व्यूज होते हैं, वो भी आगे जाके किस न किस तरीके से जो है, और ये मकबूल जान जैसे लोग, तो फिर जाहिर बात है कि वो चीज ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, और उससे चीज जो है, जो एक अच्छा प्रोजेक्ट भी होता है वो भी, उसको भी नुकसान होता है। जिस तरह अब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जिस तरह पठान को सिर्फ एक जफरानी यानी उस जैसे भगवा कहते हैं उसको ही टारगेट किया है, और उसी सूरत में उस फिल्म पर बाइकाट का एक ट्रेंड जो है वो चला जा रहा है। तो ऐसे में एक अच्छी फिल्म जो है, जो लोग देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी सिनेमा हॉल में अगर लगती है, तो सिनेमा जो वीरान सिनेमा पड़े हैं वो आबाद हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल चीजें आ जाती हैं, बनाने की कोशिश की जाती है, और चीज जो है उसको ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये फिल्म जो है, जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना, ये बहुत बड़ी बात है। फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया सर, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ थिंग। 95th ऑस्कर अवार्ड्स हैं जिसमें इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है शॉर्ट फिल्म की कैटेगरीज में। ये लॉन्गर ड्यूरेशन की फिल्म नहीं है, शॉर्टर ड्यूरेशन की फिल्म है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसको कि यहाँ से वापस ये आएंगे, ना भी इसको अवार्ड मिले, लेकिन ये बात ही बहुत बढ़िया कि शॉर्टलिस्ट हो गई है। 15 फिल्में होती हैं तकरीबन जो शॉर्टलिस्ट की जाती हैं कैटेगरी में, जहाँ से मतलब 3-4 को फिर ऑस्कर की फाइनल कैटेगरी में शुमार किया जाता है। सर तो ये बजाते खुद एक एजाज़ की बात है कि नॉमिनेशंस में आप आ गए हैं, उस शॉर्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में आप आ गए हैं, तो ये खुद भी एक एजाज़ की बात है। ऑल दो इजाज़त मिलनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे आर्ट को आर्ट के एंगल से या आर्ट के पीस के एंगल से देखना चाहिए, बाकी कंट्रोवर्सी से बहुत सारी क्रिएट की जा सकती है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर हम अपनी टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में बड़ा नाम है, इनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से भी। वैसे तो एजाज से मैं भी ब्रेक में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, दुकान लाहौर में लगी, मेला लाहौर में लगा, आप इस्लामाबाद बात कर रहे हैं। तो मैं एजाज को कह रहा था इस्लामाबाद वालों ने लाहौर आके मेला लगाया। हाँ, इसलिए वापस बुला लें प्लीज, आप उन्हें वापस बुला लें। तो एजाज अस्सलाम वालेकुम। सर सर ये क्या बताए, क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, इस्लामाबाद क्या करवाने जा रहा है? वजीर आला को तो डी नोटिफाई करवा दिया आपने, अब इस हवाले से क्या पेशकदमी हो सकती है? अदालत में वो जाएंगे, अदालत में जाके वो जाहिर है परवेज लाई बड़े कॉन्फिडेंट है, उनका ख्याल है उन्हें रिलीफ मिलेगा, उनको बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन इसके ओवरऑल मुल्की सियासत के वो जो असरात हैं, इस हवाले से भी ज़रा बात करें। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ साहब जो पंजाब में सिचुएशन चल रही है, पंजाब में इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं चाहता, उनकी जमात के अंदर भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के अंदर भी, के ये गवर्नमेंट खत्म हो जाए। जाहिर है परवेज इलाही साहब एक फ्यूचर पॉलिटिक्स के वाले से भी चीजों को देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे वो दस्तखत जो है वो करके इमरान खान साहब को दे दिए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिखाना कुछ और करना कुछ। एट द सेम टाइम परवेज इलाही साहब के पीडीएम वालों से भी राब्ते हैं, शुजात साहब के जरिए भी, आसफ जरदारी साहब के जरिए भी, और मेरी इतलात के मुताबिक परवेज इलाही साहब को पीडीएम की तरफ से स्पीकर पंजाब असेंबली बनने की ऑफर है। सिर्फ स्पीकर के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। अब परवेज इलाही साहब ज़ाहिर है फिलहाल चीफ मिनिस्टर है, तो वो उनकी तो ख्वाहिश यही है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस बात पे बैकडोर चैनल पे चीजें चल रही हैं कि उनको एग्री किया जाए कि वो स्पीकर जो है ना वो स्पीकर का ओहदा लें, चीफ मिनिस्ट्री का नहीं, और वो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्ट्री का ओहदा चाहते हैं। अगर चीफ मिनिस्ट्री के लिए पीडीएम मान गई तो फिर इमरान खान साहब को परवेज इलाही साहब बिल्कुल
खुदा हाफिज कह देंगे और वो अगले कैंडिडेट पीडीएम के बन जाएंगे। लेकिन पीडीएम की साइड पे या जिन्होंने फैसला करना है मुस्लिम लीग नून में, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से फिलहाल परवेज इलाही साहब के लिए ये रिलीफ नहीं है या ये ऑफर नहीं है। एक तो ये जी आप कंटिन्यू कीजिए जी एजाज। एक तो ये है, फिर दूसरी बात ये है कि परवेज इलाही साहब ने जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी, उसने एक बात तय कर ली है। वो बात ये तय कर ली है कि इनको तकरीबन 10 से 15 के करीब अराकीन की जरूरत है पंजाब में। तय ये पाया है कि पीपल्स पार्टी ने अगर 15 अराकीन ले आई तो चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा, और अगर नून लीग 15 बंदे ले आई तो चीफ मिनिस्टर 10 या 15 बंदे ले आई। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन अराउंड 10 या 15 की फिगर है। अच्छा, तो जो चीज जो 15 बंदे लेके आए, 10 से 15 बंदे ले आएगा, जो मतलूबा तादाद है, वो चीफ मिनिस्टर उसका होगा। अब चौधरी शुजात साहब ने मुस्लिम लीग काफ के अंदर कहते हैं कि कुछ बंदों को एग्री किया हुआ है जो कि परवेज इलाही साहब की बजाय चौधरी शुजात की हिमायत करेंगे। चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब से भी रास्ते में है, और अगर चौधरी शुजात साहब को चूज करना पड़े कि वो जरदारी साहब के पास जाएं या मुस्लिम लीग नून के पास जाए, नवाज शरीफ के पास जाएं, तो वो जरदारी साहब के पास जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ठीक है। तो अब एक तो ये कहानी चल रही है जो नजर आ रही है, जो सारे टीवी रिपोर्ट कर रहे हैं, जी डी नोटिफाई हो गया, परवेज इलाही साहब उधर जाएंगे। एक पिछली कहानी चल रही है, बैकडोर, जिसे कहते हैं ना पार्ले, बैकडोर निगोशिएशन, ठीक है। तो ये पीछे ये चल रहा है। अच्छा ठीक है, एजाज ये बताओ। अच्छा एजाज साहब, अगर हम देखें पार्लिमानी इजलास जो परवेज इलाही साहब ने बुलाया था, उसमें जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ लोग जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिले, लेकिन पार्लिमानी इजलास में अगर हम देखें तो 10 के 10 जो रुकने असम्बली थे वो भी उसी में शामिल हुए थे परवेज इलाही साहब के ही की सदारत में। तो ऐसे में हम दूसरी जानब ये देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका पड़ाव उधर ये पंजाब में है और मुलाकातें बड़ी ज्यादा हो रही हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ, और राब्ता जो है शहबाज शरीफ के साहब के साथ। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि सरप्राइज कोई बड़ा आने वाला है तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ का ये जो कार्ड था ये कितना आपको नाकाम नजर आता है कि खान साहब ने जो ये खेला और ये आखिरी कार्ड था तहलील करने का? हरमीत भाई, पहली बात यह है कि पार्लिमानी पार्टी जो है ना, उसकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की कोई लेजिस्लेटिव या लीगल वैल्यू नहीं होती। ये एक रवायत है पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असल वैल्यू आपके मेंबर की उस वक्त होती है जब आपको अपने मेंबर की जरूरत हो, तो वो वोट के लिए खड़ा होता है या नहीं होता, अवेलेबल होता है या नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि मीटिंग्स हो रही है यहाँ पर लाहौर में, जरदारी साहब का भी पड़ाव है। तो देखिए, अमली तौर पे सरप्राइज पीटीआई को क्या मिलना है? इमरान खान साहब ने तो खुद अनाउंस किया था कि 23 तारीख को हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। अब सवाल ये है कि असेंबलियां डिसॉल्व होंगी या नया चीफ मिनिस्टर आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जाएगा अब अदलिया के पास जा रहा है, इनडायरेक्ट अभी अपेरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है कि ये अदलिया के पास जा रहा है। और अगर अदलिया कहती है कि जी असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, मैं दोनों बातें कर लेते हैं, ठीक है। अदलिया ने कह दिया कि जी असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, तो कानूनी तौर पे हुकूमत के पास इस बात की पावर है कि वो किसी भी शख्स को एडवाइजर लगा दे गवर्नर का, चाहे वो नॉन इलेक्टेड भी है, अनइलेक्टेड भी है, और उसे चीफ मिनिस्टर के इख्तियार दे दे, तो 6 माह तक तो ये चल जाएगा। और दीगर काम करके 6 माह तक और भी, यानी कि 1 साल तक ये काम लटकाया जा सकता है इलेक्शन का। अच्छा। अगर अदलिया की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, और अगर अदलिया की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट के हक में फैसला आ जाता है, तो वो तो चीजें ही क्लियर हो जाती हैं। अच्छा एजाज, ये बताओ कि सर आपने, हाँ जी हरमीत, जी हरमीत कैरी ऑन।
जी जी सर, आपने इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन जो है कुछ ताखीर भी उसमें हो सकती है। ऐसे में एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान साहब की ख्वाहिश तो है कि इलेक्शन अर्ली हो। कल बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान था जिसमें उनका कहना यह था कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इदारों में ऐसे लोग बैठे हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं खान साहब के लिए और जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है अर्ली इलेक्शन वो हो। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं वो गलत नहीं है। बाद लोगों की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब का मुतालबा मान लिया जाए, लेकिन देखिए ना, ख्वाहिशें तो सबकी होती है, प्रिवेल क्या करती है बात? प्रिवेल ये करती है बात कि एस्टेब्लिशमेंट के जो ड्राइवर है या एस्टेब्लिशमेंट के जो सेंट्रल प्लेयर है वो क्या सोचते हैं। वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो है हमारी, जो रूलिंग लीड है पॉलिटिकल पीडीएम, वो उसके मुताबिक है या नहीं? तो आंसर ये है कि फिलहाल तो वो उनके मुताबिक है। ठीक है, फिलहाल तो वो आइन के तहत अपना जो रोल है सिविलियन गवर्नमेंट के मातहत होना वो अदा कर रहे हैं। अगर बीच में एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है भी, तो वो अपने जो सेंट्रल प्लेयर है उससे मावरा नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि फैसला जो है वो कमांडर का ही होता है। नीचे ख्वाहिश आपकी जो मर्जी हो, फैसला जो हो जाए तो फिर उसका साथ देना पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यूज। और फैसला हो जाए उसको मानना पड़ेगा, लेकिन फैसला होना भी बाकी है। एक ब्रेक लेनी है, न्यूज ब्रेक है। आप खबरें सुन के वापस आए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह से महंगाई हो रही है ना सोहा, इस तरह से देखा जाए तो बेहतरीन हल यही है कि छोटी सी भी अगर आपके पास जगह हो तो आप अपने घर में प्लांट्स लगा लें सब्जियों के। बेस्ट ऑप्शन सो फार, बेस्ट ऑप्शन। कम से कम टमाटर तो आपको घर में बहुत अच्छे मिल सकते हैं। और भी क्या क्या कुछ उगाया जा सकता है, सब्जियां बहुत मतलब की जा सकती हैं। तो मोहसिन अब्बास हैं, हरमीत के साथ मौजूद हैं, गार्डनिंग के एक्सपर्ट हैं। इनसे किचन गार्डनिंग के हवाले से भी पूछे, और वैसे भी अगर थोड़ी सी जगह हो तो फिर आदमी क्या करे। तो ओवर टू यू हरमीत। मोहसिन अब्बास साहब आपके साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बात कीजिए, बताइए क्या क्या कुछ उगाया जा सकता है किचन गार्डनिंग में खास तौर पे। जी जी बिल्कुल रऊफ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि महंगाई के इस दौर में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर कोई करे तो। वैसे मैंने बहुत किया है अपने गांव में, जमीन बड़ी थी तो कहीं ना कहीं टमाटर प्याज आलू ये उगा देते थे। लेकिन मोहसिन पाजी हमारे पास हैं, बैठे हैं, तो इस्लामाबाद की बात हो रही है, शहरों की बात हो रही है, गांव में तो कहीं ना कहीं जमीनें होती हैं। पाजी क्या कहेंगे, छोटे छोटे घर भी इधर हैं, फिर शहर है इस्लामाबाद जहाँ पे आपका फार्म हाउस बना हुआ है, वहाँ पे तो वैसे बड़े बड़े फार्म हाउस है, वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो घर बने हुए हैं छोटे छोटे, जिनके पास छोटे छोटे बागीचे हैं, कितना फायदा उससे उठाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्लांट्स जो है ना, हमारे कॉन्सेप्ट ये हैं कि प्लांट्स और ट्रीज जो है ये दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि प्लांट्स जो है ये दे प्रोड्यूस हैप्पीनेस एज वेल। आपके आसपास ग्रीनरी होगी, आपका मूड अच्छा होगा सबसे पहले, प्लस आप इंटरेक्शन आपकी नेचर के साथ बहुत ज़्यादा होगी। और जहाँ तक छोटे छोटे घरों की बात की जाए तो देखिए, इसमें कोई मसला नहीं है, सनलाइट हर घर की छत पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे कंटेनर गार्डन कर सकते हैं, कंटेनर के अंदर आप बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो उनमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है प्लस आपकी जो सोशल वेलबींग है उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं, आप कंटेनर गार्डनिंग भी कर सकते हैं, और छोटे से थोड़े से रिसोर्सेज के साथ आप बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, अपने छत पे, अपने लॉन में, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा। और चीज हम हमेशा जिक्र करते हैं कि भाई ये बाहर की सब्जियां या केमिकल छिड़काव ये सारी चीजें होती है, नुकसानदेह भी हैं। अगर घर में आप कहीं ना कहीं, जिस तरह आपने फरमाया कि एक छोटा सा कंटेनर रखे या छोटा सा टायर रखे, उसमें भी ये सब्ज मिर्चें हो गई, टमाटर के 2 प्लांट 3 प्लांट उसमें लगे, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो उससे ये भी फायदा है कि ऑर्गेनिक चीजें होंगी। हाउस होल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें, आपकी कोई चीज वेस्ट नहीं जाती। आप ऑर्गेनिक मतलब गोबर की खाद जैसे होती है, सबसे हम तो रिकमेंड भी यही करते हैं कि गोबर की खाद हमेशा आप सब्जियों में इस्तेमाल करें, और इससे ये कि आपकी जो भी यील्ड होगी वो ऑर्गेनिक होगी, आपको इसमें स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं होगी। और वैसे भी
जब आप घरों के अंदर ये काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पेस्टिसाइड्स कंट्रोल के लिए भी आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल ग्रोथ के उसमें हो जाती है, धनिया, पुदीना, छोटी मोटी सब्जियां वगैरह जो आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए हैं। ये आप अपने लिए खुद वहाँ पे अपने ग्रो कर सकते हैं और आप खुद भी लगा सकते हैं, आप अपने आसपास हमसायों में गिफ्ट भी कर सकते हैं और आपके देखा देखी ये ट्रेंड चलेगा। आप दीगर लोग भी आपसे रिकमेंडेशन लेंगे, मशवरे लेंगे ताकि वो अपने घरों में भी ये छोटे छोटे गार्डन बना सकें। ये हरमीत एक और चीज जो जी रोज साहब, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था, इन्होंने जिक्र किया कि कंटेनर गार्डनिंग और वर्टिकल गार्डनिंग, इसमें जरा फर्क भी समझा दें और ये भी बता दें कि ये किस तरीके से मतलब इसको किया जाए। जी, कंटेनर गार्डनिंग आपके घर में मतलब कोई बाल्टी खाली है, कोई प्लांटर खाली हो गया है, कोई बॉक्स खाली हो गया है, आप उसी के अंदर अपने सॉइल और उसके अंदर आप अपना एक मिक्सचर जो है फर्टिलाइजर के साथ उसमें आप मिक्स करके डालें, उसमें आप सीड लगाएं। आपकी वो चीज एक तो काम आ जाएगी। कोई भी कंटेनर, कोई भी बकेट जो आपके लिए, फॉर एग्जांपल किसी में आप धनिया लगा सकते हैं, किसी में पुदीना, कोई आप सब्जी, मूलियां, गाजरें, ये सब चीजें आप लगा सकते हैं। कंटेनर का मतलब ये है कि जो सॉइल को कंटेन कर सके, कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर आप सॉइल और उसका मिक्सचर बना लें और उसके बाद आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता नई से नई चीजें आप ग्रो कर सकते हैं। और वर्टिकल गार्डनिंग में ये है कि जिन लोगों के घरों में, जैसे आपने कहा पहले कि स्पेस नहीं होती, छोटे छोटे घर हैं, तो उन घरों में वर्टिकल गार्डनिंग आपने देखा होगा, लोग बॉटल्स यूज करते हैं, वॉल के साथ हैंग कर लेते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स लगा देते हैं और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर, कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख सकते हैं आप। तो उसके मतलब प्रॉपर सनलाइट जरूर मिलनी चाहिए और उसमें आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत सारी चीजें जो है वो इजीली ग्रो हो सकती हैं। ये बताइएगा कि चूंकि आप जानते हैं स्मोक और फोक का इम्तिजाज जो है उसने बुरी तरह मुतासर किया हुआ है हर जगह ना, और आलूदगी बहुत ज्यादा हो गई है। चले एक तो हम गार्डनिंग की बात करें कि चले सब्जियां उगा लेते हैं, फूल उगा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे जिनका घर में होना वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो छोटा घर हो, चाहे वो बड़ा घर हो, घर की छत पे हो, एंट्रेंस पे हो, कहीं भी हो, कितना ज़्यादा ज़रूरी है गार्डनिंग में उन 2-3 पौधों को अपने घर में रखना, जाके आलूदगी से भी आप बच सकें और आपको सेहत भी आपकी कायम रहे। जी, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है प्लांट्स की जो आप इंडोर रख सकते हैं और वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जो कि बहुत हेल्थ बेनिफिट है। और सबसे बढ़ के जो है ना, ये डस्ट और जो नॉइज पोल्यूशन है, इससे प्लांट्स आपको एक कवर प्रोवाइड करते हैं। तो आपके घर में अगर प्लांट्स हैं, आपके घर का माहौल बड़ा खुशगवार होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें, रिकमेंडेड प्लांट्स हैं जो आप इंडोर में रख के अपने घर के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रीज हैं जो आप अपने गार्डन में लगाएं, तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कवर प्रोवाइड करेंगे जो नॉइज पोल्यूशन से है और डस्ट पोल्यूशन से है। क्योंकि आजकल बड़े शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जो जमीन है वो तंग होती जा रही है, प्लांट्स का जो एरिया है वो महदूद होता जा रहा है। तो अगर आप एक ट्री भी लगाना शुरू कर दे एक छोटी सी स्पेस में, तो ये आप अपने शहरों को, अपने घरों को, अपने इलाके को दोबारा से ग्रीन कर सकते हैं। अच्छा मोहसिन, एक और चीज़ जो आपने जिक्र किया, खासकर हम क्योंकि हमारा प्रोग्राम का मकसद ही, क्योंकि गांव या देहाती या बड़े इलाकों में ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि घर में कोई प्लांट हो कोई। लेकिन अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, खासकर जिस तरह आपने फरमाया कि चाहे कंटेनर हो या टायर हो या छोटा सा गमला आपने रखा हो, ऐसा कौन सा प्लांट है, खासकर हम सब्जियों की बात करते हैं, जिससे वो जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं और जल्दी कुछ उससे वो, चाहे वो सब्जी है की सूरत में या टमाटर की सूरत में, वो जल्दी आपको वो मिल भी सकता है उसे। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी या लाहौर, इन घरों में वो इससे भी फायदा उठा सकते उस प्लांट से। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा चीजें हैं जो आप अकॉर्डिंगली अपने सिटी के क्लाइमेट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं इस्लामाबाद की एग्जांपल दूं, जो हमारे सराउंडिंग में यहाँ पे शलगम बहुत अच्छा होता है, ये आप कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। गाजर, मूली, धनिया, पुदीना, टमाटर, ये सारी चीजें जो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। प्लस बहुत सारी हाइब्रिड जो वेजिटेबल्स है, सैलेड की टाइप्स है, ये सब आप इजीली ग्रो कर सकते हैं कंटेनर्स में। ब्रोकली होगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलेड हो गए, ये आपके लिए ग्रो करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इनको केयर भी थोड़ी सी कम चाहिए होती है और ये आप जब आप ग्रो कर लेंगे तो इससे आप मल्टीपल, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लांट से प्लांट्स, फिर आप उससे उसे खुद भी सीड हार्वेस्ट कर सकते हैं
और वही सीड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके मोहल्ले में, आपके रिलेटिव्स में, और उनको आप खुद भी एक लेसन दे सकते हैं कि इसको कैसे ग्रो किया जाए, इसकी क्या केयर होती है, इसको पानी कैसे दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है मोस्टली जो है सब्जियां वगैरह और मौसम के हिसाब से, जैसे ही मौसम चेंज होता है सब्जियों की एक नई खेप बाजार में आ जाती है, और वही सब्जियां वगैरह आप अपने घरों में भी उगा सकते हैं, जो आपके डेली आपका किचन चला सकती हैं और आपकी जो नीड्स हैं वो सारी पूरी कर सकती हैं। प्लस आप इसमें जरूरी नहीं है कि एक बंदे ने गोभी उगाई है तो वो सारी खुद ही खाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दूसरों में देगा, और इससे देखा देखी लोग खुद भी शौक एक पैदा होगा और लोग खुद अपने अपने घरों में अपने अपने छोटे छोटे कंटेनर्स में या जो भी उनके पास स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर ये करना शुरू कर देंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ जिस खासकर हम बात करते हैं, ये जो हालात हैं, जिस तरह फोक की बात आप इसने की, सोहा ने की, या वैसे भी माहौल है तब्दीलियों की बात की जाए तो प्लांट्स का जिक्र ज़रूर होता है कि पौधे उगाएं। अगर आपने ये मुल्क बचाना है, ये सारा सिस्टम को अगर बचाना है, नेचर को बचाना है, तो ऐसे में कौन से प्लांट्स हैं? अगर हम फ्रूट्स की तरफ जाते हैं या वो फलदार पौधे जो हैं उसको अगर लगाया जाए तो उसका किस किस्म का कितना फायदा उसका हो सकता है? क्योंकि हम नॉर्मली तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके कोई फायदा सिर्फ इसलिए कि ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करता है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। होना तो ये चाहिए, आप नहीं समझते कि कोई फलदार प्लांट लगता तो उससे ये डबल फायदे आपको मिल सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल, फलदार प्लांट्स जो है ये आपको डबल फायदा दे सकते हैं। आप अपने अपने इलाके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप वहाँ का जो लोकल फ्रूट प्लांट है वो आप जरूर लगाएं, और इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपको खाने के लिए फ्रेश फ्रूट मिलेगा। चाहे आपने एक लगाई हुई है चीज या दो तीन, मतलब मैक्सिमम जितनी भी चीजें आपके पास स्पेस के अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं, आप उनको ग्रो करें। आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको फ्रेश फ्रूट आपको घर के खाने के लिए मिलेगा, और ये डिपेंड करता है हर इलाके के हिसाब से। इस्लामाबाद में बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रूट करती हैं, लाहौर में बहुत सारी चीजें हैं वो जो फ्रूट करती है वो इस्लामाबाद में नहीं करेंगी, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट है। तो आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस्लामाबाद में आप लुकाट उगा सकते हैं, आप इस्लामाबाद में आम तक भी उगा सकते हैं, लेकिन उसको आप एक प्रॉपर केयर करेंगे आप उसकी, तो आप आम के दरख्त से भी यील्ड ले सकते हैं, आप फ्रेश मैंगोज जो है वो भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी फ्रूट की वैरायटीज हैं जो आप इस्लामाबाद में लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू जो क्लाइमेट है आप उसमें लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब स्वाद का, जैसे आड़ू है, जैसे स्वाद में हाइब्रिड, अब आड़ू की कई ऐसी किस्में आ गई हैं जो आप स्वाद से लेके मुल्तान तक कहीं पे भी लगाएंगे आपको फ्रूट देगा। तो इसी तरह बहुत सारी और भी चीजें, इनोवेशंस आती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कुछ बाहर से आ रही हैं, तो वो हम खुद यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और उसको यहाँ पे एक इंडस्ट्री का दर्जा भी दे सकते हैं। एक छोटे स्केल पे घरों में भी आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लगा सकते हैं, और फिर जिन लोगों के पास स्पेस है वो अपने 1 से स्टार्ट करें, 10 पे जाएं, 20 पे जाएं, और एक दिन वो एक बाग बन जाएगा। ये लीमू में जानना चाह रहा था कि लीमू क्या पौधे में यानी छोटे से, जैसे आपने कंटेनर कहा है, उसमें लीमू उग जाएगा? जो अब नई नस्लें हैं चाइनीज लीमू जो है वो तो मेरा ख्याल है कि छोटे कंटेनर के अंदर भी वो फल देना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, लीमू इजीली ग्रो कर सकते हैं आप, छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, बड़े कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं आप उसको। और लीमू जो है वो सारा साल ही ऑलमोस्ट फ्रूट करता है, और लीमू हर घर में, हर किचन की एक जरूरी एसेंशियल आइटम है। तो लीमू कोई मसला नहीं, आप बड़े इजीली, प्लस अब लीमू में सिर्फ एक नहीं बहुत सारी किस्में आ गई हैं जो आप लगा सकते हैं, जिस किसी में रस ज्यादा है, किसी में एसेंस है, तो ये तो बहुत इजी है। लीमू के अलावा भी बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं जो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेसिक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नो हाउ होना चाहिए प्लांट्स के बारे में। आप इन टच हो गार्डनिंग के, अपने गार्डन के साथ, आपको रोज एक नजर अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा कौन सा प्लांट। जी आप ठीक कह रहे हैं। मौसम ये बताएगा कि हमने बात की है गार्डनिंग की,
तो एक ऐसी हॉबी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक तो माहौल अच्छा हो सकता है, फिर महंगाई की बात की कि चले घर में कुछ सब्जियां उगा लेंगे तो महंगाई से बचा जा सकता है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है। हम उनको मेंटल ग्रोथ के लिए कि आपने रोजाना इस पौधे का ख्याल रखना है, इसको हवा किस मिकदार में होनी चाहिए, धूप किस तरह से इसको लगनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। मैंने बहुत सारे बच्चों को इस हॉबी से बहुत सेंसिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग होते भी देखा है। तो बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको भी सिर्फ राग़िब करें ताकि उनकी मेंटल ग्रोथ भी साथ साथ हो सके? देखिए, हमें सबसे पहले तो अपने बच्चों को बताना चाहिए गार्डन के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से, और उनको स्कूल में ये तरबियत देनी चाहिए कि प्लांट्स आप ग्रो करें। जैसे कि हमारे आपने एजुकेशन सिस्टम में देखा है, जैसे म्यूजिक का पीरियड आ गया है और डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने एक पीरियड या एक डे उन्होंने स्पेशली उन्होंने रखा होता है जहाँ पे उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर स्कूल में एक खास टाइम, एक पीरियड गार्डनिंग के हवाले से ज़रूर होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चों को आप उनको ट्रेन कर सकें। फ्लावर्स के बारे में आप उनको बताएं कि ये फ्लावर हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, आप इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं और प्लांट्स से इन टच कैसे रहना है। आपका जैसे जैसे आप प्लांट्स के साथ इन टच रहेंगे, आपको एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे, क्योंकि प्लांट्स के साथ जो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं और उनको जो प्लांट्स के बारे में नॉलेज होती जाती है वो और ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं उन प्लांट्स के बारे में। अच्छा मोहसिन, एक और चीज जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का, जिसका हम जिक्र बारहा कर चुके हैं, सोसाइटियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और ज़मीन जो थी ज़रात के हवाले से अगर हम देखें तो ज़रूरी ज़मीन जो ज़रख़ीज़ ज़मीन थी वो सोसाइटी में तब्दील हो रही है। अब हाई राइजिंग बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की, रोज साहब गए भी हैं सिंगापुर, तो वहाँ पे भी जो बिल्डिंग्स बनी है वहाँ पे उन्होंने ऐसा सिस्टम किया है कि आप आराम से हर घर के बाहर छोटा सा गार्डन बना हुआ है, इस तरीके से वो आप भिंडी हो या दीगर सब्जियाँ वो आप उगा सकते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में अब बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि इस किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं वो आएँ, तो उसमें उन लोगों को आप क्या मशवरा देंगे ताकि, क्योंकि ज़मीन जा रही है, चीज़ें नायाब हो रही हैं, तो ऐसे में अल्टरनेटिव कुछ तो कुछ आपके पास चीज़ तो हो ना कि आपका किचन चल सके। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वर्टिकल गार्डन जो है ये इस चीज़ का सोल्यूशन है। तो आपके पास जो थोड़ी बहुत भी स्पेस है आप उसमें वर्टिकली प्लांट्स लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जस्ट ग्रीनरी देंगी और उनका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं खूबसूरती के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो आप अपने टेरेसेस पे, अपनी बालकनीज में, रूफ टॉप गार्डनिंग में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो की जा सकती हैं। और जैसे कि अब एक वर्टिकल हाइट्स का ट्रेंड चल पड़ा है, तो लोग वर्टिकल रेजिडेंसीज जो बन चुकी हैं, काफ़ी सारे फ्लैट्स, टावर्स वगैरह, तो हर टावर के साथ हर फ्लैट के साथ एक छोटी छोटी बालकनी होती है, तो उस बालकनी में आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे ग्रो करके उनको हैंग कर सकते हैं जो नीचे की तरफ, जो दूर से दिखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी और एक बिल्डिंग के ऊपर एक ग्रीनरी का इफेक्ट नजर आएगा। अच्छा, ये फरमाइए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपका मूड अच्छा होगा, मिजाज अच्छा होगा, इसको ज़रा कीजिए। मतलब बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं उनके लिए अगर ये हैबिट अपना लें गार्डनिंग की तो बड़ा फ़ायदा होगा वो डिप्रेशन से निकलने में उनको। जी बिल्कुल, ये प्लांट्स आपका मूड हमेशा से अच्छा करते हैं। आप अगर डिप्रेशन में का शिकार हैं, आप एक किसी गार्डन में वॉक करें, प्लांट्स को देखें, फ्लावर्स जो ग्रो कर रहे हैं आप उनको देखें, तो इससे आपके अंदर एक हैप्पीनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये आपको नेचर के करीब लेके जाती है। और जब आप प्लांट्स के अंदर घूम फिर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे लोग शहरों से निकल के जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, वहां पे ग्रीनरी देखने जाते हैं, तो जब वो ग्रीनरी का इफेक्ट होता है तो उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो यही अगर ग्रीनरी का इफेक्ट उनके सराउंडिंग में, उनके घरों में होगा, हर घर में एक लॉन होगा, तो वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, जैसे ही अपने लॉन में वॉक करेंगे उनका मूड खुशगवार हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत अच्छी काम की बातें इन्होंने बताई हैं, खासतौर पर ऐसे में कि मूड के लिए। मैं तो कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भी उगा रहे हो, अपने मूड को बेहतर करने के लिए, एक डेली हैबिट को अपनाने के लिए, मतलब ये ज़रूर करें। छोटी जगह का भी उन्होंने बता दिया, कंटेनर रख के आप अपने वर्टिकल गार्डन कोई बोतल में कोई छोटा सा प्लांटर लेके उसके अंदर लगा के दीवार के साथ हैंग करके ज़रूर करें, शुरू ज़रूर करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको मोहब्बत खुद ही बढ़ती जाएगी और आपको तब्दीली भी वाज़े तौर पर नजर आएगी। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में धमाका हुआ है एक गाड़ी में, जिससे एक शख्स हलाक हो गया है, 3 अहलकार ज़ख्मी हैं, 3 अफराद ज़ख्मी हैं। इसके बारे में तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। बारूद फटने से ये हुआ है और हम ये जानते हैं, अभी जब हमने आज शुरू किया था उस वक्त भी हरमीत ने बात की थी कि तखरीबी कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, इसका हल ढूंढना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बन्नू में कुछ दिन पहले तखरीबकारों ने CTD का मुहासरा कर लिया, अहाते का, ऑफिस का, और वहाँ पे 2-3 दिन ऑपरेशन जारी रहा जिसमें 3 अहलकार शहीद हो गए। SSG कमांडोज ने जाके उसको खाली करवाया, लेकिन 25 से 30 के करीब जो तखरीबकार हैं वो मारे गए, 7 को ज़ख्मी करके गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन ये काम ऐसा बढ़ रहा है कि जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हरमीत, आपने इस्लामाबाद में बैठे को धमाके की आवाज़ आई आपको, या मतलब बस खबर है ये? रोहू साहब, ये जो इलाका है I-10, क्योंकि हम तो G5 में बैठे हैं, G5 काफी दूर है, लेकिन I-10 का जो इलाका है जहां पे धमाका हुआ है, ये टैक्सी जहां से गुजर रही थी और पुलिस एहलकारों ने शक हुआ इस टैक्सी वालों पर, और उन्होंने जब इनको रोका तो उस शख्स ने जो है अपने आप को उड़ा दिया, और उसके जो जाहिर बात है वहां पे जो 3 एहलकार थे वो भी जख्मी हुए। लेकिन अब I-10 को समझना ये होगा कि इस्लामाबाद में वैसे भी हमें याद है कि शेख रशीद साहब जब वजीर दाखिला थे तो उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर से जहां पे पुलिस एहलकार के नाके हुआ करते थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन अब वो नाके जो हैं दोबारा जब से ये गवर्नमेंट आई है तो कहीं हर जगह में हमें नाके नजर तो आते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर में जहां पे आप इन होते हैं या इस्लामाबाद की तरफ आप इन होते हैं तो आपको नाके नजर आएंगे। लेकिन I-10 का ये सेक्टर बड़ा हसास है। उसकी वजह ये रऊसा और सुहा कि ये जो एरिया है यहाँ पे मंडी मोड़ है, और मंडी मोड़ में बेतहाशा अफगानी जो है वो आपको नजर आएंगे। और एक और बड़ा अलमिया ये है कि हमारे नादरा अभी उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारा ID कार्ड जो है उनको मिले हैं। और ये एक ऐसा एरिया है, गुंजानाबाद इलाका है, जहां से आसानी मुख्तलिफ एरिया से आप बड़े आसानी से आप इन हो सकते हैं इस्लामाबाद में। एक तो नाके जहां लगे हैं, तो दूसरा साइड ऐसा साइड है, मुख्तलिफ गलियां कूचे हैं जहां से पिंडी से आप उन इलाकों से इन होके आप इस्लामाबाद में बासानी आ सकते हैं। और I-10 I-9 का जो सेक्टर है या I-8 का जो सेक्टर है, I-8 का काफी पोश सेक्टर है, तो वहां पे इन होना कोई मसला नहीं होता। और ये जो अभी धमाका हुआ है जिसमें अभी जो तफसीलात सामने आ रही है कि I-10 का सेक्टर है, और ये भी आप देखें कि ये मार्केट्स वगैरह से काफी दूर एरिया लगता है बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी अरसा इसी एरिया में रहा भी हूं, तो ये एरिया जो है मार्केट्स वगैरह तो दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि एंट्री जो है उनकी उसी एरिया से हुई है जो एरिया बिल्कुल मंडी मोड़ के साथ लगता है। और वहां पे बेतहाशा आपको जो है गैर मुल्की जो है वो आपको नजर आएंगे, और वो काम करते भी नजर आएंगे, और कई ऑपरेशन भी होते हैं, और ऑपरेशन में कई पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि एक तो गैंगस्टर टाइप लोग जो है वो बहुत ज्यादा है, उनके पास वो इतने मजबूत है, इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब ऑपरेशन हुआ था, और तब भी बहुत मकदार में जो असलहा है वो बरामद हुआ था। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जी, आप ये देखिए कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी ऐसी एक्टिविटी का कि जब आपकी इमेज पाकिस्तान की सियासी एतबार से, माशी एतबार से इतनी खराब है, और अब दहशतगर्दी का ये हमला जिसे बारूदी मवाद के तहत कहा जा रहा है कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो उसको किस तरह से अब उसको तहकीकात करनी चाहिए ताकि मजीद तकरीबकारी जो है। और सोहा एक और बड़ा मसला है इस वक्त, आपको याद है कि न्यूजीलैंड जब रावलपिंडी में दाखिल हुई थी, यहां से सिर्फ जब वो स्टेडियम में दाखिल हुई और उसके बाद उन्होंने बहाना बना दिया सिक्योरिटी क्लियरेंस का। अब वही टीम कराची पहुंची है, इधर इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि बिन-अल-अक़वामी मीडिया की अगर मैं बात करूं, खासकर हिंदुस्तान की मीडिया की बात करूं, अब इस चीज को दोबारा उछाला जाएगा। लेकिन बात वही है कि एक तरफ सियासतदान अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी उस ताकत को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं,
मुल्क की कोई परवाह नहीं है और ये सिचुएशन जो है वो वश से वश होती चली जा रही है। आपका ध्यान कहीं और है, जो मीडिया है उसका ध्यान सियासत के अलावा कहीं नहीं जाता। तो ये सूरत हाल इंतहाई नुकसानदेह है मुल्क के लिए और तशवीशनाक सूरत हाल है। आप ये देखिए कि महकमा जात जो है उनको इस चीज पर ख्याल करना चाहिए, अलर्ट फौरी तौर पर जारी कर देना चाहिए क्योंकि टीम अगेन पाकिस्तान में मौजूद है, तो सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज फिलहाल सर नहीं होना चाहिए। हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात हरमीत ने की है, न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा करना है, पिंडी भी जाना है, तो अगर ये सूरत हाल इस तरह की होती है तो दोबारा को बहाना ना बन जाए, जबकि इंटरनेशनल मीडिया उछालेगा इसको और हिंदुस्तानी मीडिया तो उछाल ही रहा है। पिछली बार भी जब न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख हुआ था तो खबर यही थी उस वक्त भी कि हिंदुस्तान से एक ट्विटर ट्रेंड बनाया गया था जिसने ये कहा न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को अप्रोच करके कि आप यहाँ दौरा ना करें, ये खतरनाक सूरत हाल है। बहरहाल हम जरा से आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक खबर जो एक ऑर्डर जो पास किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि वो घरेलू तशद्दुद के हवाले से ख़वातीन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो प्रोटेक्शन यहाँ तक है कि अगर किसी खातून के ऊपर तशद्दुद होता है, कोई मियाँ तशद्दुद करता है तो औरत कह के अपना निकाह ख़त्म करवा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनसे तफसीलात लेते हैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम अमजद। वालेकुम सलाम अब्दुल रऊफ साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। ये बताइए ये जो ऑर्डर है कि अगर कोई घरेलू तशद्दुद होता है, खातून अपने मियाँ से अगर शिकायत करती है उसके बारे में कि वो पिटती है, वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो उसका निकाह ख़त्म कराया जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसकी तफसीलात तो बताएं ज़रा। जी रऊफ साहब, ये एक इंतहाई अहम और दिलचस्प फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल आया है। कोई तकरीबन 12 सवाल पर मुश्तमिल ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला है जिसे जस्टिस मजहर अली जो है उन्होंने तहरीर किया है। इसमें इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि पेशावर की रिहायशी एक खातून जो है तैयबा अमरीन, और उसने साल 2014 में अपने शोर के नारवा सलूक की बुनियाद पर उसके खिलाफ तनसीखे निकाह और हक महर की अदायगी का दावा भी दायर किया था और इस खातून की एक छोटी बेटी भी थी। अब साहब मामला ये ऐसा हुआ कि जो फैमिली कोर्ट थी उसने तो खातून के, पेशावर की जो फैमिली कोर्ट है उसने तो खातून के हक में फैसला दे दिया और इस हवाले से 5 लाख सोना जो था हक में वो भी हुक्म दिया गया खामंद को कि वो अपनी जो इसे के जो खातून जो है इसको वो अदा करे। लेकिन साथ ही इसके साथ उसके खामिन ने वो एपलेट कोर्ट में वो फैसला चैलेंज किया। एपलेट कोर्ट ने जो दिलचस्प फैसला दिया उसमें उन्होंने वो जो तनसीहे निकाह था का फैसला था उसको उन्होंने मनसूख करते हुए खुला की डिग्री जारी की, यानी खुला की डिग्री जारी की और साथ ही इस खातून को यह हुक्म दिया है कि जो हक महर के तौर पर इसने 5 तोला सोना लिया था वो भी अपने शोर को वापस करे। चुनाचे अब खातून ने एपलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी रऊफ साहब इस खातून के खिलाफ फैसला दिया और वो जो इसका जो हक जो इसका तनसीखे निकाह की जो डिग्री थी उसको उन्होंने इस हवाले से खुला में तब्दील किया और साथ ही कहा कि हक महर का जो फैमिली कोर्ट का जो फैसला था वो भी वापस लिया और कहा कि हक महर 5 तोला सोना जो है वो इसके खामद को वापस दिया जाए। चुनाचे अब इसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसने सुप्रीम कोर्ट में इसने रुजू किया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा था कि फैमिली कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया था क्योंकि मेरा शोर जालिम है, मारपीट करता था और यही वजह है कि मैंने तनसीखे निकाह के लिए दावा किया और इस हवाले से जो खर्चे का दावा किया तो इस पर अब फैमिली कोर्ट ने तो उसको निकाह के इसके तनसीखे निकाह के दावे को दुरुस्त करार दिया। लेकिन एपलेट कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को रिवर्स करते हुए उस जो तनसीखे निकाह थी उससे खुला में तब्दील किया है और हक महर की वापसी का भी हुक्म दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 सवाल पर मुश्किल जो फैसला रोक सब दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीवी को अगर ज़हनी या जिस्मानी बुनियाद पर उसका जो शोर है वो जुल्म का निशाना बनाता हो तो अपने शोर से तनसीखे निकाह का दावा दायर करने का हक रखती है। ये जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है और इसमें इस फैसले में कानून मोहम्मदी का हवाला दिया गया है और कहा है कि अगर बीवी पर ससुराल में जुल्म हो रहा हो और वो खामद के घर में गैर महफूज हो तो वो तनसीखे निकाह का दावा दायर कर सकती है। रऊफ साहब, इसमें हम अपने नाज़रीन के लिए वाज़े करते चले कि 2 तरह के मामला होते हैं। एक तो अगर खातून की तरफ से खुला का दावा दायर किया जाए तो फिर खातून जो है वो अपने हक महर का दावे से तस्बीरदार उसे होना पड़ता है। इस खातून ने तो साथ ही अपने खर्चे का भी दावा किया था, हक महर का दावा किया था और खुला की बजाय उसने फैमिली कोर्ट में तनसीखे निकाह का दावा किया था और फैमिली कोर्ट ने इसके तनसीखे निकाह के दावे को दुरुस्त करार दिया था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि एपलेट कोर्ट और
जो पेशावर हाई कोर्ट थी उन्होंने इसके तंसीकन कहा कि जो दावे था उसको उन्होंने खुला में तब्दील किया, न सिर्फ खुला में तब्दील किया बल्कि ये भी कहा कि इसको जो हक महर का 5 तोला जो सोना था ये भी अपने खामन को वापस करेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस खातून के हक में फैसला दे दिया है और फैसले में ये कहा है कि अज़दवाजी जो रिश्ता है वो नरमी इंसानी और जज्बाती वापसी की बुनियाद पर कायम होता है। और साथ ये भी कहा गया है कि मर्द और औरत के दरमियान जो इज़दवाजी बंधन है वो एक पाकीज़ा रिश्ता है। अच्छा, जो इसमें किरदार अदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने डिसीजन की बात की है। जी सुहा, आप तो खास तौर पे बड़ी खुश होगी इस हवाले से। सर मेरा सवाल इनसे ये था, इसका जवाब उन्होंने पहले दे दिया कि तशद्दुद के अलावा कौन सी ऐसी शिक मौजूद है, कौन सी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ज़हनी अमराज का शिकार हैं उस अज़दवाजी ताल्लुक की वजह से, या और कौन कौन सी ऐसी वजूहात है जिस पर आप ये अप्लाई होता है या आप इसकी तरफ जा सकते हैं? देखिए उसमें तो वाज़े तौर पर ये कह दिया गया है ना कि जो इस हवाले से अगर उस खातून को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उसे खर्चा नहीं दिया जाता या उसके जुल्म रवा रखा जाता है, दीगर बहुत सारे ऐसे मामला है जिसमें एक खातून जो है वो अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती हो, तो अदालत ने ये वाज़े तौर पर करार दे दिया है कि खुला का तो हक है खातून के पास, लेकिन वो तंसीखे निकाह का दावा भी कर सकती है। ठीक है अमजद भट्टी, थैंक यू सो मच सर। मैं आप बिल्कुल ठीक है, इस बात पे काफ़ी खुश हूँ, लेकिन हमें इस सेगमेंट को शामिल करने का मकसद खास तौर पर प्योरली ये था कि आपको अवेयर किया जाए कि आपके लिए ऐसी कौन कौन सी ख़वातीन जो तशद्दुद का शिकार हैं, जो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जो अपनी इज़्दवाजी ताल्लुकात से बहुत सारी वजूहात की बिना पर खुश नहीं हैं, उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद हैं और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये अवेयरनेस के लिए था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक फैसले आते हैं ना कि खुला लिया है तो हक महर वापस करें, जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई कानून आपको मजबूर नहीं कर सकता आप हक महर वापस दिया जाए। हक महर जो इस्लामी कवानीन है उसके तहत औरत का हक है वो उसको मिलना चाहिए फौरी तौर पे निकाह के फ़ौरन बाद। और यहाँ तक है कि अगर वो मियाँ फौत हो जाए तो उसके घर वालों पे फ़र्ज बनता है कि वो खुला वो उसका हक महर जो है वो उसको अदा करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बहरहाल इस मामले में और भी तफसीलात आएंगी और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हम कोई ना कोई लेके कानूनदान इसकी और तशरीह करेंगे। लोगों को गाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन जो जुल्म सहती हैं और जबर का शिकार होती हैं वो इस बुनियाद के ऊपर किस हद तक जा सकती हैं अपने लिए इंसाफ की तरफ के लिए, इस हवाले से हमें करते रहना चाहिए। ख़वातीन को पता होना चाहिए, सारे कानून मौजूद हैं, आइन मौजूद है, आपके लिए बहुत सारे आपके हकूक की पासदारी के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। हमने क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली क्रिसमस की हम बात कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी भी कर रहे हैं और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो ईसाई बिरादरी से ज़्यादा यकजहती करने के लिए सब लोग इक्वली इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या आपको क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की हिस्ट्री के बारे में पता है? ऑब्वियसली क्रिश्चियन कम्युनिटी को तो डेफिनेटली पता होगा। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस, तो हम उसके पीछे स्टोरी क्या है वो जान लेते हैं। वो जानने के लिए हमने आज काशिम रज़ा साहब जो है उनको अपने स्टूडियो में बुलाया। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू मैडम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और क्रिसमस है लेकिन आपने बहुत सारी तैयारियां की होंगी, हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को, बहुत कम परसेंटेज होगी जिनको पता होगा क्रिसमस ट्री की हिस्ट्री क्या है, क्यों सजाते हैं। पहले क्रिसमस ट्री के बारे में कुछ बताएं, फिर हम सेंटा क्लॉज की बात करेंगे। थैंक यू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिलखसूस जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया एज ए रिलीजन और उसे स्टेट रिलीजन करार दे दिया, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर रोमन कल्चर से या रोमन रिलीजन जो था वहाँ से क्रिश्चियनिटी में आ गई। ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर अगर आप क्रिसमस ट्री की बात कर रहे हैं तो ये ख़ास तौर पर जर्मन में जो क्रिश्चियनिटी से पहले थे लोग, वो जिस देवता की इबादत करते थे तो उसके लिए वो इस दरख्त को सजाते थे। ठीक है। इस दरख्त के सजाने का बिलखसूस जो मकसद था वो ये था कि ये ख़ास सर्दी की शिद्दत में भी और डार्कनेस में भी ये जो है हरा भरा रहता है और इस वजह से इसको सजाया जाता था। लेकिन
बाद जब क्रिश्चियनिटी एज रिलीजन यूरोप में मुतारफ हुआ तो जर्मन्स ने भी एज ए क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन अपना लिया। तो इस क्रिसमस ट्री को यानी फर के दरख्त को उन्होंने ऊपर स्टार लगा के क्रिसमस ट्री का नाम दे दिया। स्टार, यहाँ मैं बताता चलूँ कि स्टार जो है वो उस सितारे की तर्जुमानी करता है जो कि गॉस्पल में हमें नज़र आता है, जिसके पीछे मजूसी जिसकी रहनुमाई में बैतलहम तक पहुँचे, उस घर तक जहाँ बच्चा यसु और मुकद्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ मौजूद थे। सो उस स्टार को जो है क्रिसमस ट्री पर लगा के क्रिसमस ट्री उस ट्री को बना दिया गया। लेकिन स्नोबर का दरख्त क्यों? इसलिए कि ये हरा भरा रहता है, मौसम की शिद्दत को भी बर्दाश्त करता है। और आप देखेंगे कि शायद इसके सिंबॉलिक के लिए इम्पोर्टेंस हो कि घर में रहेगा तो घर भी हरा भरा रहेगा। जी, कहते हैं मनी प्लांट होता है तो कहते हैं पैसे आएंगे, आप मनी प्लांट ऐसे ही है जी, मुख्तलिफ रवायात हो सकती है जी। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा हमें सेंटा क्लॉज के बारे में बता दें। मतलब हमने तस्वीरें तो देखी हैं, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं कि वो लाल कपड़ों में और लाल दाढ़ी में और वो इस तरह से गिफ्ट्स बांटते हैं, आते हैं, या वो जो जिसके ऊपर बगी जो है उनकी वो भी रेंडियर की बगी होती है। और सर्दी में, बर्फबारी में, मतलब आई एम एक्साइटेड टू जब हम कार्टून्स में देखते हैं। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि दूसरी सदी ईस्वी में हम देखते हैं कि सेंट निकोलस एक फादर थे, रेवरेंड फादर, प्रीस्ट थे। तो वो उनकी बैकग्राउंड जो या उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत अमीर थे और उनके इंतकाल के बाद जब उनको उनकी विरासत मिली तो चूंकि ये बहुत जेनरस आदमी थे सेंट निकोलस, तो ये अपने इलाके में या इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में देखते थे कि कोई ऐसा डिजर्विंग पर्सन, नीडी पर्सन उनको मिले, कोई ऐसी फैमिलीज। सो ऐसे लोगों की ये तलाश करते थे और उनके घर में जाकर चुपके से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। उनकी चिमनियों के अंदर से उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनकी खिड़कियों के अंदर से उनको पैसे देते थे, या मतलब किसी ऐसे तरीके से कि उनको बुरा भी ना लगे और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। सो सेंट निकोलस दूसरी सदी ईस्वी में टर्की में एक ऐसा शख्स, एक फादर गुजरा है जो ये काम करता था, लोगों की मदद करता था। उसी की मुनासबत से बाद यूरोप में सेंट निकोलस की मुनासबत से सेंटा क्लॉज जो है वो वजूद में आया है। यहाँ पे जब आप मतलब सेलिब्रेशंस करते हैं तो आप भी बनाते हैं, मतलब इसको कभी खुद भी मौका मिला? मतलब आप भी पास्टर हैं एक, तो हाँ, बीइंग अ पास्टर आपको होता है ना कि आपने बच्चों को खुश करना। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं उन्हें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसी चीज़ की होती है कि हमें सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मिलेगा। फैमिलीज कैसे इसको मैनेज करती हैं? बच्चों को गिफ्ट तो देने होते हैं, सेंटा क्लॉज आया, अच्छा ये भी कहा जाता है कि रात को आता है जब आप सो जाते हैं, वो गिफ्ट दे के वापस चले जाते हैं। ऐसे ही ये स्टोरी क्या है? जब ख़ासतौर पे बच्चों से पूछ लिया जाता है कि आपको कौन सा टॉय या कौन सी ऐसा गिफ्ट चाहिए जो आप चाहते हैं, सो वो पेरेंट्स उसको अरेंज करते हैं। अच्छा। उसको अरेंज करते हैं, जब बच्चे सो जाते हैं उसको रैप करके क्रिसमस ट्री के पास रख देते हैं या उसकी वो जगह जहाँ वो सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो वहाँ रख देते हैं। तो सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि मेरा गिफ्ट, तो हम कह देते कि सेंटा क्लॉज ने देता है। लेकिन बात यह है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता उसको सारी रियलिटी का पता लग जाता है। अच्छा, आजकल जो क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा रुझानात बहुत मुख्तलिफ, बहुत चेंज हो गए हैं ना, मतलब अब सजाने का तरीका भी, सेलिब्रेट करने का तरीका भी। अब कितना पहले बहुत ज़्यादा ये रुझान था कि हर घर में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता था। अब महंगाई के पेश नज़र चीज़ें इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। इस हवाले से आप कितना चेंज देखते हैं क्रिसमस मनाने में? देखिए, अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो डेकोरेशंस हैं, सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री वगैरह जो हैं, ये वेस्ट से लिए गए हैं। और वेस्टर्न जो क्रिश्चियंस हैं वो खासे अमीर लोग हैं। और पाकिस्तान या इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो निस्बतन क्रिश्चियंस जो हैं वो बैकवर्ड हैं और निस्बतन उस कदर अमीर नहीं है या लिटरेट नहीं है जिस कदर वेस्ट में है। सो यहाँ जो है वो स्टेटस का फ़र्क आ जाता है और अपने अर्निंग का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि खासा फ़र्क है वेस्ट में और ईस्ट में। सो जाहिर बात है जितना किसी के पास वसाइल है उस कदर ही कोई सेलिब्रेट करता है। इसमें एज अ पास्टर मतलब आप क्या लोगों को गाइड करेंगे? एक रिवायत देखते मजबूर वो हो जाते हैं कि मुझे ये काम जरूर करना बच्चों के लिए, और मुआशी तौर के ऊपर वो उस तरीके से नहीं अमल कर पाते, तो क्या ये लाजमी हिस्सा है, ये ज़रूर करना है उनको, या इसका मुतबादल भी कोई हो सकता है? ये बहुत ही उम्दा सवाल पूछा और यकीनी तौर पर मेरा दिल भी था कि मैं इस पर बात करूं। याद रखें कि जो क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज या दूसरी ऐसी रवायात हैं, इसका बाइबल में कोई ऐसा जिक्र नहीं हमें मिलता, कोई जिक्र नहीं है। लेकिन
जिस बात का जिक्र है वो है यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, उनकी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो जीसस क्राइस्ट को फोकस करना चाहिए, ना कि सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री या दूसरी डेकोरेशंस या दूसरी रिवायात को। जिसको आप सिंबॉलिकली आप देखते हैं तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि खुशी में इजाफा हो सके। हरमीत पाजी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। पाजी, आप क्या सवाल करना चाहते हैं इस हवाले से? जी 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 अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त ज़ाहिर बात है, इस किस्म के टॉपिक से बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं और बाजी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात की। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह ईद होती है तो पहले दिन से बच्चे जो हैं वो मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी वैसाखी होती है तो पाजी 2 दिन पहले से तकरीबात का सिलसिला शुरू होता है। क्रिसमस अब हम तो 25 जब आता है तो हम कहते हैं आज ही दिन सारी सेलिब्रेशन जो होंगी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे और नाज़रीन के लिए कि क्या तैयारियां जो है कब से शुरू होती है और पहले दिन यानी 24 को क्या होता है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि क्या तैयारी होती है और इबादत का क्या सिलसिला जो है वो कब से शुरू होता है। थैंक यू हरमीत साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस सीज़न का आगाज़ जो है वो एडवेंट सीज़न, इसको बेसिकली हम कहते हैं लिटर्जी की लैंग्वेज में। एडवेंट सीज़न का आगाज़ जो है क्रिसमस के जो दिन होता है इससे पहले जो संडे आता है, इससे 4 संडे पहले यानी स्टार्ट हो जाता है। यानी आप 27 नवंबर से ऑनवर्ड्स देख लें, आपको जो संडे मिलेगा, और 25 दिसंबर से पहले संडे देख लें। इन 4 एतवारों के दरमियान 4 संडेज जो आते हैं, इसको हम एडवेंट सीज़न कहते हैं, जो कि 4 हफ्तों पे मुश्तमिल होता है। और इन सारे 4 हफ्तों में हम क्रिसमस की सेलिब्रेशंस करते हैं। क्रिसमस ओपनिंग बाकायदा अपने घरों में की जाती है, चर्चेस में की जाती है, ख़ास तौर पर सर्विसेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, घरों को डेकोरेट किया जाता है। और जिस तरह हमारी रवायत है कि हम अपने घरों पर छतों पे वो चरागां करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने घरों पे स्टार लगाते हैं। स्टार का जो मकसद है वही सितारा है जिसके पीछे मजूसी पूरब से चलकर बैतलहम में आए थे। इसका मतलब ये होता है कि इस घर में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। सो स्टार जो है वो लगाए जाते हैं और घरों को जिस तरह सफेदियां करवाई जाती हैं, रंग करवाए जाते हैं, सारा कुछ साफ सफाई की जाती है और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, पार्टीज होती हैं। ईदी मिलती है, ऑब्वियसली ईदी भी मिलती है बच्चों की। ऐसी कोई एक्टिविटी जो डिफरेंट होती है, मतलब सेंटा क्लॉज और उसके अलावा क्रिसमस ट्री के अलावा सेंटा क्लॉज के गिफ्ट्स ही हो जाते हैं, या उसके अलावा पैसे भी ईदी मिलती है? नहीं, गिफ्ट्स के अलावा बच्चों को पैसे भी दिए जाते हैं। वो जिस तरह बीइंग हमारा कल्चर है, जिस तरह ईद हम मनाते हैं, इसी तरह क्रिसमस भी है, बच्चों को ईदी दी जाती है। इस दिन की स्पेशल डिश, मतलब जैसे सवैयां और फिनियां बनती हैं, हम तो बड़े एक्साइटेड होते हैं उसके लिए। हमने ऐसी कोई फेवरेट डिश जो पंजाब में, पाकिस्तान और लाहौर में हम बेसिकली जो मैं बचपन से अपने घरों में देखता हूँ, वो आप कह सकते हैं कि गाजर का हलवा या गजरेला जो है वो बिलखसूस हमारे यहाँ जी बिल्कुल वो बनाया जाता है। और रिच प्लम केक जो है वो क्रिसमस का केक उसको कंसिडर किया जाता है। क्रिसमस केक बड़ा मशहूर होता है, हमारे दोस्त हैं वो भी हम। पास्टर काशिफ अफजल, थैंक यू सो मच। आपको क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद हमारी तरफ से, गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से, और आप सबके लिए कि अहले किताब है, ईसाई बरादरी है, और आप भी ख़ास तौर पर वीकेंड है और आगे से क्रिसमस भी आ रही है, तो उनका ख़ास ख्याल रखें और उनके साथ इस त्यौहार को खूब जोश और जज्बे के साथ मनाएं। और सारी ईसाई बरादरी जो हमें देख रही है पब्लिक न्यूज़ की तरफ से और गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से, आपको क्रिसमस बहुत मुबारक हो। अब हम आपसे लेंगे मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।